जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था, मैंने एक एनिमेटेड वीडियो अपलोड किया था, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसी सब चीज़ों पर। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और उसके वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स। कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स भी थे। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, क्लियर हुए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक्चुअली उस वीडियो से मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, इसके प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब इन रियल लाइफ जो इसका मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, उसको आप समझ सकें। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली बेसिक जो काइनेटिक्स है वो यही है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और उसके इनके डिफरेंसेस और एक्सेलरेशन। और इनके बहुत सारे हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखे थे, वी स्क्वायर यू प्लस ए टी, एस स्क्वायर डी टी प्लस हाफ टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। और इस पर छोटी छोटी और बातें। तो अब आगे हमें देखना है 1D मोशन, और 1D में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व करूंगा, पर 1D को, और 1D रिलेटिव मोशन एक होता है। तो रिलेटिव मोशन को डीप में जाने से पहले हमें एक पॉइंट पढ़ना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है थोड़ा बहुत। ओके, सो हालांकि कुछ क्वेश्चन आई होप आपने ट्राई किए होंगे और आपसे क्वेश्चन हुए भी होंगे। अभी मैंने एक पॉइंट और बताया था कि जब एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी बात करते हैं तो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो एक हम जी से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी का वो जी होता है, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, पर अभी हम लोग एक्सटेंडेड टू ग्रेविटी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ। ओके, सो द क्वेश्चन इज, देयर इज अ ब्रिज, this is a bridge, and there's a train. Okay, the length of this bridge is 400 meter, this is given in question, and length of this train is 100 meter, and we need to find out, and this is also given that its acceleration is equal to 2 meter per second square, and its initial velocity u is given as 10 meter per second. Okay, question is, find the time taken by train to cross the bridge. Okay, find the time taken by the train to cross the bridge. Okay, this is the bridge and this is the train. This is the train, I hope आप ये समझ पा रहे होंगे, and this is the bridge. Okay, so how to solve this question? पहली बात, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि इस ट्रेन का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा कि ये क्रॉस कर जाएगी, मीन्स ये क्या कहते हैं, ये ब्रिज ही क्रॉस कर जाएगी। ब्रिज की लेंथ क्या है, 400 मीटर है, तो क्या 400 मीटर चलने के बाद ये क्रॉस कर जाएगी? नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक और डायग्राम बनाता हूँ। सी, दिस इज अ ब्रिज, ओके, और ये है हमारी यहाँ पर ट्रेन, और ये मूव कर रही है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से। जब हमारी ट्रेन कुछ यहां पर आ जाएगी, कुछ ऐसे आ जाएगी, तब हम कहें क्रॉस कर जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी, 100 मीटर, 100 मीटर, सो दिस 100 मीटर, और यहां भी इसकी लेंथ इसकी 100 मीटर ही रहेगी। ओके, तो ट्रेन ने कितना चला है, ठीक है। अगर आपको ऐसे देखना हो तो स्टूडेंट कभी ऐसे सोचते हैं, सर ट्रेन यहाँ थी, ट्रेन यहाँ आ गई तो 400 मीटर चला है। नहीं, 400 मीटर नहीं चला है, आप ऐसे नहीं देख सकते, आप एक गलत इंटरप्रिटेशन यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आप किसी पॉइंट की बात करिए, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया है, तो ये पॉइंट कितना मूव किया, अब आप फाइंड कर पाएंगे। दिस इज 400 प्लस 100 मीन्स 500 मीटर। और आप देख लीजिए, और भी देख सकते हैं, आप ऐसे इस पॉइंट की बात करिए, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया है, तो ये स्टार कितना चला है, ये स्टार चला है 500 मीटर। सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 500 मीटर।
ये एक पॉइंट था। हालांकि आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा ये कि जब भी हमें ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म दिया रहता है तो डिस्टेंस के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए 8 या 9 क्लास में, आई थिंक 8 क्लास में, आप टोटल डिस्टेंस के लिए आप ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देते थे, सॉरी दोनों को ऐड कर देते थे। और जब भी कोई एक पोल आता था, टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू क्रॉस दैट पोल, तो आपके लिए जो डिस्टेंस होता था वो ट्रेन की लेंथ ही हो जाती थी। ओके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। सो नाउ एज वी नो डेट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें टी निकालना है। एस कितना है 500, व्हाट इज यू 10, टी तो हमें निकालना ही है, प्लस हाफ, व्हाट इज ए 2 टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 500 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, चलिए। तो इसका आंसर होगा बेसिकली, चलिए सॉल्व करते हैं। -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 100 माइनस, तो -4 से भी माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 2000 होगा अपॉन 2। तो यहाँ से एक आंसर आएगा प्लस और एक आंसर आएगा माइनस। देखिए ये 2100 होगा, 2100 को मतलब बेसिकली आपको सॉल्व करना है। यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा आपका। अब सॉल्व करिएगा, आपका आंसर एक्जैक्टली मैंने फाइंड करना होगा। 2100 का मुझे क्यूब निकाला, तो क्योंकि 100 तो बाहर 10 के रूप में आ जाएगा, 21 का अंडर रूट आपको निकालना होगा। ठीक है, आप एक्चुअली डाटा मैंने अपने मन से लिया तो हो सकता है ये मतलब एक अच्छी वैल्यू नहीं आ रही हो। कुछ डाटा इसको चेंज कर दे तो होता है कुछ अच्छी खासी वैल्यू आ जाती है एक इंटीजर में। ओके, सो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आई थिंक आपने कुछ ट्राई भी किए होंगे और आपके सॉल्व भी हुए होंगे। एक क्वेश्चन और, मैं अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूं। अ कार हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन crosses a point A with speed v1 and another point B with speed v2. Find out the speed at mid point between A and B. That's the question. Okay. So यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। देखिए सिंपल है, क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। एक कार है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो पॉइंट ए को क्रॉस करती है, लेट से मतलब वो ऐसे मूव कर रही है। ओके, दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी। इट क्रॉसेस पॉइंट ए, अ कार, लेट मी मेक अ कार। वेल आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बट आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये कार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड थी v1 और इसकी स्पीड यहाँ पर थी v2। ओके, फाइंड द स्पीड एट मिड पॉइंट बिटवीन v एंड, तो मिड पॉइंट लेट्स से दिस इज द पॉइंट, आई एम मार्किंग इट एज m। तो हमें कहाँ निकालना है इसकी स्पीड, m पर, एंड दिस इज गिवन दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, सो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर लेट मार्क ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये है d बिटवीन a एंड b। ओके, सो कौन सा वाला, अच्छा चूंकि हमें क्या कहते हैं, हमें v पता है, a पता है और d पता है, तो आई होप क्लियर होगा कि हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। ओके, तो चलिए यूज करते हैं। तो v स्क्वायर प्लस 2as, तो v2 स्क्वायर माइनस, या फिर v स्क्वायर मैच यूज करें तो 2as माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सटेंशन। अच्छा एक्सटेंशन
हैज अ कॉन्स्टेंट एक्सटेंशन क्रॉसेस अ पॉइंट। अच्छा एक्सटेंशन नहीं दिया हमें, तो लेट टेक एक्सटेंशन एज ए। ओके, ये एज्यूम कर लेते हैं। तो ये अगर 2a डिस्टेंस कितना है d का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर पॉइंट निकालना है, दैट इज v नॉट। आई एम मार्किंग इट एज नॉट। ओके, तो आई कैन से दैट अगर सिर्फ इतने इतने पार्ट को देखें तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन v नॉट स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डिस्प्लेसमेंट होगा d बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक d बाई 2 है, मीन्स दिस इज d by 2. Okay, so v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2a d by 2। सिंपल। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है v नॉट। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, v नॉट स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ad को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। देखिए हमें सॉरी v1 पता है, v2 पता है, v1 पता ही है 2 और v नॉट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इसे अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये होगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस होगा तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। डेट इज द, ये वो वेलोसिटी है जो मिड पॉइंट पर होगी। ठीक है, ए और बी का। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, हम लोग इसका यूज आगे करेंगे। ठीक है, सो आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन कोई बहुत हार्ड नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप इसको ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मैं क्वेश्चन पर भी डायरेक्ट जंप नहीं कर रहा, क्योंकि क्योंकि इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत आपके लिए लेंदी होंगे, और उन्हें जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहेंगे रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। मतलब रिलेटिव मोशन, सिंपल सा। आप रिलेटिव मोशन आप पढ़ेंगे भी अपने एनसीईआरटी बुक में, और आपके एनसीईआरटी बुक में सब तक क्वेश्चन रिलेटिव मोशन पर ही हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक और कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इसलिए मैं पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाना चाहता हूँ और रिलेटिव मोशन, अब फिर हम एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक दो क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा ताकि कॉन्फिडेंस हो जाए, हाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अभी से। ओके, सो लेट्स मूव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो नाउ अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, ऑब्जर्विंग पॉइंट या ओरिजिन, अगर आपको याद हो तो जैसे कि ओरिजिन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है, या जहाँ से हम पूरे मोशन को ऑब्जर्व करते हैं या उसको मतलब उसको कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारा कोई मोशन होता है तो बहुत सारे ऑब्जर्विंग पॉइंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी मूव कर रहे हैं, तो हम ए से बी को देखें या बी से ए को देखें, तो ये अलग अलग दोनों ओरिजिन हुए, अलग अलग दोनों रेफरेंस पॉइंट्स हुए। इन्हीं दोनों रेफरेंसेस को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। मतलब जैसे कि अगर आप ए से बी को देखें तो बी की वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन जब बी से ए को देखें तब ए की वेलोसिटी अलग होगी। और जैसे मान लीजिए आपने ए से बी को देखा तो बी की वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब आप बी को ही देखेंगे ग्राउंड से तब आपको बी की वेलोसिटी अलग लगेगी। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, सो लेट्स डील विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। सी, लेट्स से there's a man on this is a okay, there is ये दो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर,
ओके। और यहाँ पर एक और इंसान है, एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड. This is at rest. This is A, this is B, this is C, this is D. Okay. So आपको एक आइडिया, मतलब एक इसी सेंस में हम लोग बात करेंगे. देखिए यहाँ पर ये एक बस है जो कि मूव कर रही है, और इस बस में A भी है, B भी है, D भी है. बस भी मूव कर रही है और डी भी मूव कर रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से. और सी एक ये स्टेशन है, बस स्टेशन है जहाँ पे ये खड़ा है. ठीक है, ओके. सी के लिए ए मूव कर रहा है. ठीक है, मतलब सी के लिए एक, अगर हम सी से देखें तो हमारे लिए ए किस में होगा, ए मोशन में होगा. ए मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, दैट विल बी मूव विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. और सी के लिए बी भी मूव कर रहा होगा विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, बट ए के लिए बी मूव नहीं कर रहा है, ए के लिए बी रेस्ट पर है. ओके, ए के लिए बी मूव कर रहा है लेफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड से, बी के लिए भी ए मूव कर रहा है लेफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, अच्छा. डी के लिए क्या ए मूव कर रहा है? यस, डी के लिए ए मूव कर रहा है. डी के लिए क्या बी मूव कर रहा है? यस, डी के लिए बी भी मूव कर रहा है. और डी के लिए सी भी मूव कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप देखते हैं तो चीज़ें अलग लगती हैं, और जब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो आपको क्वांटिटीज़ कुछ डिफरेंट लगती हैं. इसी आपको वेरिएशन कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की स्टडी. ओके, यही कॉन्सेप्ट है. बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में भी इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसको भी लिए आपको एक रिलेटिव के कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए. ओके, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ. एक सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट VAB. अब आप इसे ध्यान रखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा. ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं इसे कहा जाता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. ये किसकी वेलोसिटी है? ए की. किससे रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में. तो इसे ऐसे लिखेंगे, v वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. मतलब हम a की वेलोसिटी में से जब b की वेलोसिटी को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल देगा? वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b. अच्छा, एक और पॉइंट. ओके, ठीक है. ऐसे मैं बताता हूँ, छोटा सा पॉइंट है जो आपको बताना है. हेयर VA एंड VB should be in same reference. ओके, इसका मतलब क्लियर होगा, डोंट वरी. बट ये पॉइंट को याद रखिएगा. ओके, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब यहाँ पर हम बहुत सारे रेफरेंसेस को देखते हैं, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सी. तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसको मान रहे हैं? सी. और सी ही हमारा ग्राउंड पर भी है, ये बात ध्यान रखिएगा. सी कहाँ पर है? ग्राउंड पर. मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ और ग्राउंड. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी with respect to, this I am saying as with respect to. अच्छा, मैं यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ, ग्राउंड. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड. हालांकि जीरो आएगा क्योंकि ये रेस्ट पे था. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमेशा भी आप इस वैल्यू को आप हमेशा जीरो लेंगे, डोंट वरी. ठीक है, मतलब ग्राउंड हमेशा आप रेस्ट पे एज्यूम करेंगे. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ये आप हमेशा रेस्ट पे एज्यूम करेंगे, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया गया है. ओके, तो बेसिकली ऐसे भी आप देखें तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करें, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो VA माइनस VA होगा, तो भी ये जीरो आएगा. मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल की वेलोसिटी उसके ही रेस्पेक्ट में लेते हैं तो वह वैल्यू हमेशा जीरो आती है. तो वहाँ से भी चूंकि सी और ग्राउंड दोनों एक ही हैं,
तो ऐसे v वैल्यू 0 ही आनी थी। ओके, अच्छा अब वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू c, चलिए ऐसे लिखते हैं। तो a के लिए सॉरी c के लिए a की स्पीड क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ a ही है लेकिन किसके लिए, c के लिए। तो c को लगेगा a जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्वियसली राइट। चलिए हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं, आई कैप माइनस कैप ले लेते हैं। तो आई एम टेकिंग दिस एज आई कैप। ओके, तो अपोजिट हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, और वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी दिस इज बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी सी, चूंकि ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं फॉर्मूले का यूज बार बार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला भी यूज टू नहीं हुआ होगा, और मैं सबको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अलग अलग फ्रेम रेफरेंसेस से आपको चीज़ें अलग अलग लगेंगी, बस इतना मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। हालांकि आपको इसका आइडिया हो गया होगा, बट इसका प्रैक्टिकल यूज आप क्वेश्चन के थ्रू ही देख पाएंगे। ठीक है, आप देख पाएंगे कि जो क्वेश्चन आप एक पेज में सॉल्व कर पा रहे हैं, और यू कैन से मोर देन हाफ ऑफ अ पेज, आप उस क्वेश्चन को एक लाइन और इवन से 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, और इस पर कॉम्पिटिशन क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ज़्यादा आते हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये कितना होगा। देखिए, अगर आप कहें 10 - 2 कर लें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो d की वेलोसिटी है, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड लिखी है, ये किसके रेस्पेक्ट में लिखी है, ये b के रेस्पेक्ट में लिखी गई है। ठीक है, अब मैं से कहूँ वेलोसिटी ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू a और रिस्पेक्ट टू b, दोनों में कर सकता हूँ, ये है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस पूरे की वेलोसिटी, इस क्या कहते हैं, ये जो पूरा क्या कहते हैं आपका बस है, इस पूरे की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर निकालने के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ d माइनस वेलोसिटी ऑफ c। अच्छा, मैंने एक पॉइंट और लिखा, देखिए ध्यान के, शुड बी इन सेम रेफरेंस। अब या तो दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो, जैसे यहाँ था, ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थे, या फिर दोनों ही ये दोनों ही क्या कहते हैं, ये दोनों ही किसी ए के रेस्पेक्ट में हो, मतलब ये भी ए हो, ये भी ए हो, या फिर ये भी बी हो, ये भी बी हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे ए ले लेता हूँ, इसे भी ए ले लेता हूँ। ओके, और एक और पॉइंट, इसलिए फिर इससे जुड़ा पॉइंट है, मैंने आपको इससे जुड़े एक पॉइंट बताए हैं। पहला ये कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए हमेशा 0 होगा, और एक पॉइंट और कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वी ए बी माइनस होगा वी बी ए के। आप ऐसे क्लियर देख पा रहे हो कि जब वी बी ए लिखूँगा तो वी बी माइनस बी ए लिखूँगा तो माइनस के मल्टीप्लाई तो है, तो जो सी ए होगा वो इसका -10 हो जाएगा, क्योंकि ए सी 10 है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 minus this will be equal to -10, so this will be equal to, okay, I have done mistake. The mistake is हमने डायरेक्शन नहीं लिया, तो AC हमारा किधर आया था, this is I cap, BC I cap, DA माइनस I cap, तो यहाँ पर माइनस I cap होगा, माइनस I cap, और जो ये जब -10 लिखेंगे तो भी यहाँ आई कैप ही होगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 10 आई कैप, सो दिस इज इक्वल टू 8 आई कैप। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और आई थिंक आप आंसर भी इतना ही देना चाह रहे हो, 8-10, क्योंकि ये 10 से इधर जा रहा है और 2 से इधर आ रहा है, तो ओवरसली 8 आएगा। ठीक है, बट आपको ऐसे जज करना कभी कभी आपके लिए गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले से जज करें तो आपके लिए मतलब गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ओके, सो ये थे आपका फ्रेम ऑफ सी, मतलब ग्राउंड से जब आप देखेंगे तो ए इधर 10 मीटर जाता लगेगा, बी इधर 10 मीटर जाता लगेगा, डी इधर जाता लगेगा 8 मीटर पर सेकेंड से। ओके, 8 आई कैप आई कैप आई कैप। ओके, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम फिर चेंज करते हैं, एक बार ए को लेते हैं और फिर डी को लेते हैं, क्योंकि बी को ए और बी दोनों सेम ही में है। सो फ्रेम of reference is A।
नाउ सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए ये 0 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए नो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? ये दोनों एक दूसरे रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो बी है वो उसकी वेलोसिटी और एक वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी तो हमें 0 ही दी रखी थी, एक दूसरे दोनों ही। जैसे ऐसे मैं बताऊँ, देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए मैं आपको लिख ही देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, रिजल्ट में सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ ए लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी ए लिख दे रहा हूँ, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसलिए वैल्यू 0 आएगी। ओके, मैं को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर से बता दूँ, लेकिन फिर भी ये जो एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप इसे एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, ये रिलेटिव मोशन का बेस है। और रियली अगर आप क्वेश्चन को ईजी सॉल्व करना चाहें तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये तो होगा, ऐसे भी आप देख लें, तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब मुझे सी पता है टू ग्राउंड और ए पता है टू ग्राउंड। जैसे अगर मैं सी को निकालता हूँ, जैसे मैं दोनों सी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ भी मैं सी लिख रहा हूँ और यहाँ भी मैं सी लिख रहा हूँ, तो ये कितना होगा 0, भाई सेम तो 0 ही होगा। माइनस ए सी ये देखिए पता है, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो ये हो जाएगा -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे भी कहें कि सर अगर बी सी के रिजल्ट बी राइट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बी के रिजल्ट सी लेफ्ट जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप लॉजिकल भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक बचा है, ओके, वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये तो क्लियर है, आप फॉर्मूले से लिखिए। मैं लिखता हूँ -2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सब सीधे लिखता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू डी। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, डी है। नाउ अगर आपको डायग्राम विजिबल नहीं हो रहा है तो आप एक बार ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली आई थिंक हमें ऐसे ही मैनेज करना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट डी 0, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट डी ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डी अगर एक के लिए डी लेफ्ट जा रहा है तो डी के लिए ए राइट जाएगा लॉजिकली भी। और ऐसे आप सॉल्व करना चाहिए, मैं कर देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। अच्छा, अब दोनों किस रिजल्ट ले सकते हैं हम, तो देखिए आप ए के रिजल्ट ले लीजिए, तो ए ये होता है 0 और ये होता है -2 आई कैप, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी ये भी उतना ही होगा, +2 आयोटा, मतलब आई कैप नॉट आयोटा, मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ ए हो गया, बी हो गया, सी विथ रिस्पेक्ट टू डी ये कितना होगा। तो सिंपल आप ऐसे कहते हैं, क्योंकि हम डी सी निकाल चुके हैं तो इसका जब अपोजिट होगा तो ये हो जाएगा -8 आई कैप विथ राइट डायरेक्शन मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गए आपके तीनों रेफरेंसेस से आपका पूरा मोशन। ओके, एक पॉइंट और कि अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ऐसा नहीं कि आप इसे यूज़ नहीं करते, आप इसे हमेशा हर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सबको ग्राउंड को रेफरेंस मान के किया है। आप भले ही आपने लिखा नहीं होगा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ग्राउंड एज्यूम किया है, लेकिन बेसिकली क्लियर है। अगर आप जब भी कोई बॉल फेंकते हैं हवा में, या ये जो हमने ये कोई क्वेश्चन कर रहे थे, हम ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ये ट्रेन वाला, या फिर ये जो क्या कहते हैं ये मैन जो मूव करता है ए और बी और मिड पॉइंट में निकाली थी वेलोसिटी, ये सारे क्वेश्चन आप ग्राउंड के रेफरेंस में किए हैं, ठीक है। हालांकि रिलेटिव मोशन या फ्रेम रेफरेंस को चेंज करना आपके लिए तब तक बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा जब तक रिलेटिव मोशन की बात, मतलब जो दो बॉडीज़ या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ मोशन में नहीं आती हैं तब तक आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि ये तरीका कैसे क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा
मतलब ईजी कर देता है और कम टाइम में आपसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बस इतना क्लियर करना चाह रहा था कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेलोसिटीज़ अलग अलग होंगी। सिर्फ वेलोसिटीज़ ही नहीं, आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए 4 सेकंड बाद, ठीक है, 4 सेकंड बाद ये 10 मीटर पर सेकंड चला, 4 सेकंड बाद ये 40 मीटर चल देगा। तो सी के लिए ए कितना चला है? 40 मीटर। सी के लिए बी कितना चला है? 40 मीटर। पर ए के लिए बी कितना चला है? 0, क्योंकि ए के लिए तो बी रेस्ट में है, और ए अपने लिए कितना चला है? 0, अपने साइड में भी रेस्ट में होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। इवन एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ओके, अब एक्सेलरेशन करता है मोमेंटम भी करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें वेलोसिटी आती है। ओके, तो मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ कि व्हाट आर द क्वांटिटीज, व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटीज which depends on frame of reference। ऐसी क्वांटिटीज जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। और देयर आर क्वांटिटीज doesn't depend on frame of reference। ठीक है, द फर्स्ट क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिस्टेंस। ओके, सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट। सी के लिए ए का डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर था, पर ए के लिए बी का सी के लिए ए का डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर था, पर बी के लिए ए का डिस्प्लेसमेंट 0 था, क्योंकि अलग फ्रेम रेफरेंस पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग वेलोसिटी, ये तो हमने देखा ही, सारे निकाले ही गए हैं। वेलोसिटी। नेक्स्ट वन स्पीड, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट वन एक्सेलरेशन, this also depends on frame of reference। next one momentum। next one kinetic energy, kinetic energy, एनर्जी मत कहिएगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, मोमेंटम डिपेंड करके वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी आती है तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ओके, अब बात है क्वांटिटीज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक मिनट आप इस डायग्राम को फिर से देखें। देखिए, मान लीजिए कि डी ने ए के ऊपर फूल फेंका, ठीक है, या डी ने एक पत्थर उठाया और ए को मारा। तो डी ने जब पत्थर उठाया और ए को मारा, इतने में मान लीजिए जैसे डी ने पत्थर उठाया, सबकी घड़ी में 0 बज रहे थे। डी ने पत्थर मारा ए को, तो ए की घड़ी में 2 सेकंड हुआ, तो बी की घड़ी में कितना होगा? 2 सेकंड। डी की घड़ी में कितना होगा? 2 सेकंड। सी की घड़ी में कितना होगा? 2 सेकंड। तीनों के लिए समय बराबर ही रहेगा। तो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ स्टार मार्क लगा था, पर जाने दीजिए। ओके, नेक्स्ट वन, और कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है? ये है लेंथ। ऐसे देखिए, अगर आप ध्यान दें तो देखिए, मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो सी के लिए और बी के ए के बीच की दूरी कितनी? 5 मीटर। डी के लिए कितनी होगी? ए और बी 5 मीटर। और एक ट्रेन जा रही है ऊपर से, उनके बीच एक के लिए बीच की दूरी कितनी होगी? 5 मीटर। ऐसे मैं समझाऊं, मान लीजिए इस पेन को मैं इसके अंदर रख दूं, इस ट्रेन के अंदर रख दूं, इस पेन की वेलोसिटी कुछ भी हो, क्या इसकी लेंथ बदल जाएगी? ये कैसे भी मूव करे, क्या इसकी लेंथ बदल जाएगी? नहीं ना। मतलब डिस्टेंस बिटवीन दो पार्टिकल, मतलब इसके इस पॉइंट और निब के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो चेंज नहीं होगी। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत करिएगा डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो डिस्टेंस, इसे बेसिकली लेंथ लिखना चाहिए, लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऐसे लिखना चाहिए। बट ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू particles
ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, सो आई होप को ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं 1D रिलेटिव के, और फिर हम लोग देखते हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। ओके, 1D रिलेटिव के बाद जो पढ़ेंगे हम 2D रिलेटिव होगा, पर उससे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व करेंगे, ग्रेविटी से जुड़े कुछ क्वेश्चन, और अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूँगा। न्यूमेरिकल्स हम लिटरली कुछ ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि काइनेमेटिक्स एक पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसे आप डे टू डे लाइफ में नोटिस भी करते होंगे। आपको जितना फील आएगा न्यूमेरिकल के थ्रू, आप इसका कमांड इस पोर्शन पर उतना ही अच्छा होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कमांड की जरूरत है, आपको मतलब इंटरप्रिटेशन, एक प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। बाकी इस पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जो आपने कभी देखा ना हो ना सुना हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इसीलिए आपको, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट कि इसमें सारे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, कैलकुलस भी आएगा, इसमें वेक्टर भी आएगा, इसमें इवन आपके ग्राफ के कॉन्सेप्ट भी आएंगे, ग्राफ से जुड़े हुए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरमिक्स की जा सकती हैं, इसलिए भी ये पोर्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है, और इसलिए कॉम्पिटेटिव में से एग्जाम भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। जल्दी ही मैं अगला लेक्चर अपलोड करता हूँ। ओके, जय हिंद।